अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का टॉपिक है आउट टू वेस्ट विंड बाय बीपी शेले। इस लेक्चर में हम इस पोएम की फॉर्म, स्ट्रक्चर, थीम और स्टैंजा बाय स्टैंजा एनालिसिस को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बीपी शेले की शॉर्ट बायोग्राफी। बीपी शेले 4 अगस्त 1792 में पैदा हुए और इनकी डेथ 8 जुलाई 1822 में हुई। वो इंग्लिश लिटरेचर के बड़े रोमांटिक पोइट्स में से एक थे। शेले ने अपनी लाइफ में शोहरत हासिल नहीं की, लेकिन पोइट्री में उनकी कामयाबियों की पहचान उनकी डेथ के बाद हुई और वो रॉबर्ट ब्राउनिंग, थॉमस हार्डे और W.B. येट्स स्मिथ डिफरेंट पोइट्स की जनरेशन पर असरअंदाज हुए। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ दिस पोएम। और टू वेस्ट विंड बीपी शेले की तरफ से ट्रेजा राइम में लिखी गई है। इट्स मीन इस पोएम की इंटरलॉकिंग राइम स्कीम। इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में A-B-A राइम स्कीम है, जबकि सेकंड स्टैंजा में भी सेम है, लेकिन इसमें C राइम का यूज़ होता है और ये B-C-B राइम बनाता है। और ये राइम स्कीम थ्रू आउट द टेक्स्ट फाइनल लाइन तक रिपीट किया जाता है, जो कि एक कपलेट राइम स्कीम बनाता है। इस पोएम में पैटर्न होने के बावजूद कई हाफ राइम हैं। फॉर एग्जाम्पल एवरीवेयर एंड हेयर इन 13 एंड 14 लाइन्स। और टू वेस्ट विंड की मेजॉरिटी आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। इट्स मीन 2 बीट्स के 5 सेट होते हैं, जिनमें फर्स्ट अनस्ट्रेस होता है और सेकंड स्ट्रेस्ड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है थीम्स। शेले ने और टू वेस्ट विंड पोएम में रीबर्थ, डेथ और पोएट्री जैसी थीम के साथ इंगेज किया है। स्टार्ट में ही शेले ने विंड को ताकतवर और तबाहकुन चीज़ के तौर पर बयान किया। सीजन यूजुअली डेथ और सारो से एसोसिएट करते हैं और स्पीकर ये भी कहता है कि ये पीसफुल विंड नहीं है। फिर भी स्पीकर इसे यूज़ करता है, लेकिन ये लाइफ के साइकिल में प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि डेथ के बगैर रीबर्थ का कंसेप्ट नहीं हो सकता। इस लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक है आउट टू द वेस्ट विंड एक्सप्लेनेशन एंड क्रिटिकल एनालिसिस स्टैंजा बाय स्टैंजा। इस ऑड में पोएट नेचर को ग्लोरीफाई करता है और इसे इंसानी पावर से पर्सोनिफाइज करता है। ये विंड ऑटम के सीज़न में हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है। इन लिटरेचर पोइट और राइटर ऑटम सीज़न को यूज़ करते हैं थीम ऑफ डिस्पायर को एक्सप्रेस करने के लिए, और यहाँ शेले भी सेम ऐसे ही कर रहा है। इस पोएम में वो सैड इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है और ये पोएम 5 स्टैंजा कंटेन करती है, लेकिन तमाम स्टैंजा में पोएम का सब्जेक्ट मैटर सेम रहता है। फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। इस स्टैंजा में पोएट वेस्ट विंड को डायरेक्टली एड्रेस करता है और रीडर को विंड की ताकत दिखाता है। और इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में पोएट एक नेचुरल फिनोमिना को एड्रेस करता है, जो कि बर्थ से डेथ तक लाइफ का सफ़र है। पोएट यहाँ विंड की कैपेबिलिटी के बारे में हमें बताता है कि विंड इनविजिबल है, लेकिन फिर भी वो लीव्स को बखेर देती है। ये विंड पत्तों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करती है। इस स्टैंजा में रीडर को ना सिर्फ नेचर के साथ शेले का ट्रीटमेंट, बल्कि नेचुरल फिनोमिना के बारे में भी महसूस होता है। हम विंड को इस पोएम में नेचर की एक जिंदा चीज़ के तौर पर भी लेते हैं, जो कि सोसाइटी की वेलफेयर और ह्यूमैनिटी के तौर पर काम करती है। राइटर हमें हवा की स्ट्रेंथ का तस्वुर देता है और रीडर को ये बताता है कि हवा कितनी ज़्यादा आसानी का बायस बनती है। स्टैंजा 2। इस स्टैंजा में पोएट हमें बताता है कि विंड न सिर्फ पत्तों को बखेरती है, बल्कि वो आसमान पर बादलों को भी मूव करती है। हवा के बगैर बादल भी ऐसे होते हैं जैसे ज़मीन पर पत्ते। जैसे ज़मीन पर पत्ते खुद मूव नहीं कर सकते,
इस तरह हवा के बगैर आसमान पर बादल भी मूव नहीं कर सकते। इस पोएम को रीड करके ऐसे लगता है कि पोएट इस पोएम में विंड की ब्यूटी और उसकी ड्यूटी की तारीफ कर रहा है, जो बादलों को मूव कराती है और बारिश का बायस बनती है। पोएम की इस स्टैंजा में रीडर क्लाउड और विंड के एक्शन को ऑब्जर्व करता है, तो ऐसे लगता है जैसे कि ये सब जिंदा हो, और ऐसा अंदाज हम हर पोएट में नहीं देख सकते। हर रोमांटिक पोएट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। शैले भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से दूसरे रोमांटिक पोएट से डिफरेंट है, क्योंकि वो किसी भी नेचुरल चीज़ों में जान डाल देते हैं। स्टैंजा 3 और टू वेस्ट विंड के इस स्टैंजा में नेचर की सर्टेन इमेज की वजाहत की गई है। पोएट इस स्टैंजा में ब्लू मेडिटेरेनियन क्रिस्टलाइन स्ट्रीम, ईसल आर्क, बाइस बे, पैलेसेस और टावर को खूबसूरत इमेज के तौर पर यूज़ करता है और इन प्लेसेस पर विंड की प्रेजेंस को ज़ाहिर करता है। और हर स्टैंजा के एंड पर ओ हेयर कहता है। इट्स मीन कि वो विंड से बात करने की कोशिश कर रहा है। इस स्टैंजा में मौजूद आल इमेजेस से ये पता चलता है कि शैले की पोइट्री डिफरेंट और नुमाया है, और ये चीज़ उसे इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में मोस्ट रोमांटिक पोएट की लिस्ट में शामिल करती है। स्टैंजा 4। इस पोएम के स्टैंजा 4 में हमें ये पता चलता है कि रोमांटिक पोएट नेचर को तलाश करना अपनी प्राइम ड्यूटी समझते हैं और वो इमेजिनेटिव वर्ड से इंजॉय करते हैं। और इस पोएम में भी पोएट ऐसे ही कर रहा है। वो रियलिस्टिक वर्ड से एस्केप होना चाहता है और ख़ुद को हवा की बाजू में महसूस करता है। और वो यहाँ कहता है, इफ़ आई वर अ डेड लीव थॉ माइएस्ट बेयर, इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी। जैसा कि शुरू में मेंशन किया गया कि रोमांटिक पोएट नेचर लवर होते हैं, शैले भी इसी लिस्ट में शामिल है। इसलिए वो हर वो जगह देखना चाहते हैं जिसे उसने अपनी इस पोएम में एक्सप्लेन किया है। इसलिए वो हवा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने साथ ले जाए। रियलिटी बहुत हार्श है जो किसी भी इंसान को बहुत हर्ट कर देती है, इसलिए एस्केपिज्म ही इस सिचुएशन का हल है। ये स्टैंजा ये शो करवाता है कि एस्केपिज्म रोमांटिक पोएट्री का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और यहाँ पोएट लाइफ के पेन्स से दूर उड़ना चाहता है और वेस्ट विंड से प्रे करता है कि वो उसे अपने साथ उठा ले जाए। स्टैंजा 5। इस स्टैंजा की लास्ट लाइन में उदासी और मायूसी की थीम है, बिकॉज पोएट जानता है कि वो विंड की तरह उड़ नहीं सकता। हाउएवर उसे मालूम होता है कि वो विंड के साथ नहीं जा सकता, इसलिए पोएट बहुत सैड है। और नेचर हमेशा रोमांटिक पोएट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसलिए यहाँ भी पोएट उसके साथ जाने पर इंसेस्ट कर रहा है, इस फैक्ट के साथ कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि इस रियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर चला जाए। अनडाउटली पोएम का लास्ट स्टैंजा वेस्ट विंड की तबाहकुन ताकत की तारीफ करता है और उसका पार्ट बनना चाहता है। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको इस पोएम की थीम एंड स्ट्रक्चर और स्टैंजा बाय स्टैंजा क्रिटिकल एनालिसिस अंडरस्टैंड हो चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।